हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं गुप्त वंश का इतिहास पार्ट 4। पार्ट 4 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बुद्धगुप्त के बारे में, भानुगुप्त के बारे में, गुप्त प्रशासन के बारे में और गुप्त काल में जो ग्रंथ लिखे गए उनके बारे में और स्थापत्य कला के बारे में मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था गुप्त वंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में और सिमुक के बारे में मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था। पार्ट 2 में मैंने आपको पढ़ाया था समुद्रगुप्त के बारे में, रामगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैंने पार्ट 2 में आपको पढ़ाया था। पार्ट 3 में मैंने आपको पढ़ाया था कुमारगुप्त के बारे में और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैंने पार्ट 3 में आपको पढ़ाया था। ये है पार्ट 4। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 चारों की पीडीएफ आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ तो वहां भी आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं गुप्त वंश का इतिहास पार्ट 4। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। बुद्धगुप्त का इतिहास। देखिए, बुद्धगुप्त से पहले जो राजा हुए उनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाइए आप उन तीनों वीडियो को देखिए, इसके बाद आप इस वीडियो को देखें। बुद्धगुप्त का शासनकाल 477 से 495 ईस्वी के मध्य माना जाता है। देखिए, इनके शासनकाल निश्चित नहीं है। कुछ इतिहासकार इनका शासनकाल अलग लिखते हैं तो कुछ इतिहासकार लिखते ही नहीं हैं। ये संभवतः ये शासनकाल है, निश्चित शासनकाल नहीं है। बुद्धगुप्त पुरुगुप्त के पुत्र और कुमारगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बुद्धगुप्त थे वो पुरुगुप्त के पुत्र थे और कुमारगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। बुद्धगुप्त के द्वारा श्री विक्रम, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बुद्धगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? श्री विक्रम की, परम भट्टारक की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर उन्होंने 3 उपाधियां धारण की थी। बुद्धगुप्त की माता का नाम चंद्र देवी था। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? याद इनके शासनकाल के बारे में रखना है और इनकी उपाधियों के बारे में रखना है, इनकी माता का नाम रखना है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धगुप्त बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है ये किस धर्म के अनुयायी थे। बुद्धगुप्त को अंतिम गुप्त शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बुद्धगुप्त को अंतिम शक्तिशाली गुप्त सम्राट माना जाता है, क्योंकि बुद्धगुप्त के बाद कोई भी गुप्त वंश में इतना शक्तिशाली राजा नहीं हुआ था। बुद्धगुप्त ने नालंदा महाविहार के लिए अपार धन दान में दिया था। तो यहाँ पर ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको आपको याद रखने की जरूरत है कि जो बुद्धगुप्त थे वो अंतिम गुप्त शक्तिशाली सम्राट थे। बस ये आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। अब पढ़ते हैं नरसिंह गुप्त का इतिहास। नरसिंह गुप्त का शासनकाल 495 से 509 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने 510 लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार 495 से 509 ईस्वी के मध्य वाले जो शासनकाल है उसको समर्थन करते हैं, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नरसिंह गुप्त बुद्धगुप्त के छोटे भाई और उत्तराधिकारी थे। नरसिंह गुप्त के शासनकाल में गुप्त वंश 3 राज्यों में विभाजित था। मगध के राजा नरसिंह गुप्त थे, बंगाल के राजा वैन्यगुप्त थे और मालवा के राजा भानुगुप्त थे। देखो, आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि नरसिंह गुप्त के शासनकाल में स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है कि गुप्त वंश 3 राज्यों में विभाजित हो गया था और तीनों जगह अलग अलग राजा थे। मगध के नरसिंह गुप्त थे, बंगाल के वैन्यगुप्त थे और बिहार का भी कुछ एरिया इनके अंतर्गत आता था वैन्यगुप्त के अंतर्गत, और मालवा के राजा थे भानुगुप्त। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है बस इसको आपको याद रखना है। नरसिंह गुप्त के शासनकाल में मध्य एशिया के बर्बर हूणों ने मिहिर कुल के नेतृत्व में भारत पर दोबारा से आक्रमण किया था, लेकिन नरसिंह गुप्त ने उन्हें पराजित करके भारत से बाहर कर दिया था। आपको ये याद रखना है कि नरसिंह गुप्त के शासन काल में दोबारा से
हूणों ने मिहिर कुल के नेतृत्व में, यानी कि हूणों के राजा मिहिर कुल था, तो उसके नेतृत्व में दोबारा से आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? नरसिंह गुप्त के शासनकाल में किया था। नरसिंह गुप्त ने परम भागवत और वालादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि नरसिंह गुप्त ने परम भागवत और वालादित्य की उपाधियां धारण की थी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। भानुगुप्त का इतिहास। तो चलिए अब पढ़ते हैं भानुगुप्त के बारे में। भानुगुप्त का इतिहास ऐरण अभिलेख और आर्य मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ में मिलता है और किसी में नहीं मिलता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ऐरण अभिलेख और आर्य मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ, ये एक बौद्ध ग्रंथ है, ये भी आपको याद रखना है। तो इन्हीं दोनों में मिलता है और कहीं भी भानुगुप्त का इतिहास नहीं मिलता है। ऐरण अभिलेख सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ऐरण अभिलेख है वो पहला सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है वो माना जाता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित ऐरण अभिलेख जो 510 ईस्वी का माना जाता है, जिसमें भानुगुप्त के प्रिय मित्र और सेनापति गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी ने चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी और उसी को कुछ इतिहासकारों ने पहला सती प्रथा का प्रमाण माना है। तो चलिए अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि ये ऐरण अभिलेख कहाँ है। ऐरण अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है और इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु हो गई थी एक युद्ध में। इसके बाद उनकी पत्नी ने भी गोपराज की चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी। तो इसी को इतिहासकारों ने क्या लिखा है कि पहला सती प्रथा का प्रमाण इसी अभिलेख से मिलता है, यानी कि ऐरण अभिलेख से। तो ये आपको याद रखना है कि ये ऐरण अभिलेख कहां पर है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में है और किससे संबंधित है? भानुगुप्त से ये संबंधित है। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब पढ़ते हैं वैन्यगुप्त का इतिहास। देखिए, वैन्यगुप्त मगध के राजा नहीं थे, वैन्यगुप्त बंगाल के राजा थे। तो यहां पे ये याद रखना है। और भानुगुप्त कहाँ के थे? मालवा के राजा थे। आधुनिक बांग्लादेश में स्थित गुणेधर ताम्रलेख में वैन्यगुप्त के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें बौद्ध विहार बनवाने का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि बांग्लादेश में एक ताम्रलेख है जिसे गुणेधर लेख के नाम से जाना जाता है। तो उसमें कुछ जानकारी वैन्यगुप्त के बारे में मिलती है, यानी कि एक बौद्ध विहार बनवाने के बारे में जानकारी मिलती है। तो बस थोड़ा सा इतिहास इनका वहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। अब पढ़ते हैं कुमारगुप्त तृतीय का इतिहास। नालंदा लेख में कुमारगुप्त तृतीय का इतिहास मिलता है, जिसमें उनकी माता का नाम महादेवी और मित्र देवी लिखा हुआ है। देखिए, कुमारगुप्त तृतीय का जो इतिहास है वो कहीं नहीं मिलता है, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है, लेकिन नालंदा लेख है उसमें थोड़ा सा कुमारगुप्त तृतीय का इतिहास मिलता है, जिसमें उनकी माता का नाम महादेवी और मित्र देवी लिखा हुआ है। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। विष्णुगुप्त का इतिहास। अब पढ़ते हैं विष्णुगुप्त के बारे में। विष्णुगुप्त का इतिहास भी नालंदा लेख में ही मिलता है। ये आपको याद रखना है कि नालंदा लेख में किसका इतिहास मिलता है? विष्णुगुप्त का मिलता है। 550 ईस्वी के बाद गुप्त वंश का इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके बाद भी गुप्त वंश में कई राजा हुए जिनका इतिहास भारत के किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विष्णुगुप्त के बाद भी कई राजा हुए गुप्त वंश में, यानी कि 550 ईस्वी के बाद भी गुप्त वंश में कई राजा हुए, लेकिन इनका इतिहास उपलब्ध न होने के कारण इनकी जानकारी नहीं है किसी भी इतिहासकार के पास। तो बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि विष्णुगुप्त का जो उल्लेख है वो कहाँ किया है? नालंदा लेख में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। गुप्त वंश का प्रशासन। अभी तो मैं आपको गुप्त राजाओं के बारे में पढ़ा रहा था, अब पढ़ते हैं गुप्त प्रशासन के बारे में। गुप्त काल में शासन की संपूर्ण शक्ति राजा के हाथों में होती थी और राजा स्वेच्छाचारी होते थे, जो सभी कार्य स्वयं की मर्जी से करते थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गुप्त काल में जितने भी राजा हुए उनकी जो संपूर्ण जो शक्ति होती थी राजाओं के हाथों में होती थी और राजा स्वेच्छाचारी होते थे। स्वेच्छाचारी का मतलब है कि स्वयं की इच्छा से वो कार्य करते थे।
गुप्त काल में मंत्रियों के पद जो होते थे वो पैतृक होते थे और प्रधानमंत्री को मंत्रिन कहा जाता था। थोड़ा यहाँ पर समझ लेते। देखिए, पैतृक का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं मंत्री हूं, मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र बनेगा, उसके मरने के बाद उसका पुत्र बनेगा, तो ये पैतृक होता है। तो मंत्रियों के जो पद होते थे गुप्त काल में वो पैतृक होते थे और प्रधानमंत्री को मंत्रिन कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। गुप्त काल में राजा के नीचे छोटे छोटे सामंत होते थे और उनकी जो पदवियां होती थी वो होती थी महाराज। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था सिमुक के बारे में। सिमुक स्वतंत्र राजा नहीं थे गुप्त वंश के, ये आपको यहाँ पे मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे गुप्त काल में क्या होता था कि जो अधीन राजा होते थे यानी कि सामंत जो होते थे उनकी जो पदवी होती थी वो महाराज की पदवी होती थी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में राजा के पुत्र को कुमार कहा जाता था, जिससे कुछ इतिहासकारों ने कुमार अमात्य भी लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि गुप्त काल के जितने भी राजा हुए उनके पुत्र को क्या कहा जाता था? कुमार कहा जाता था। ठीक इसी तरह से मौर्य काल में जितने भी राजकुमार हुए उनको भी कुमार ही कहा जाता था। गुप्त काल में सेना विभाग का प्रमुख महासेनापति होता था। गुप्त काल में राजमहलों का रक्षक महाप्रतिहार होता था, जिसकी उपाधि विनय मयूर होती थी। तो यहां पे आपको याद रखना है कि सेना विभाग का प्रमुख कौन होता था? महासेनापति होता था। और जो राजमहल होते थे उनकी रक्षा करने वाला महाप्रतिहार नामक अधिकारी होता था और उसकी जो उपाधि होती थी वो क्या होती थी? विनय मयूर होती थी। गुप्त काल में पैदल तथा घुड़सवार सेना का अध्यक्ष भटास्वपति नामक अधिकारी होता था। तो आपको यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे याद रखना है इन सभी को। गुप्त काल में कोषा अध्यक्ष को भांडागाराधिकृत कहा जाता था और स्त्री विभाग के अध्यक्ष को स्थपति कहा जाता था। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। कोषा अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? भांडागाराधिकृत कहा जाता था और स्त्री विभाग के अध्यक्ष को स्थपति कहा जाता था। जब मैं आपको मौर्य काल के बारे में पढ़ा रहा था यानी कि सम्राट अशोक के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां भी एक स्त्री विभाग का उल्लेख किया था मैंने, लेकिन वहां पे सोचने वाली बात तो ये थी कि वहां पे स्त्री विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो कोई पुरुष नहीं होता था, वहां पर किसी महिला को ही स्त्री विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता था। लेकिन गुप्त काल में ये प्रक्रिया बदल जाती है और यहाँ पर स्त्री विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो एक पुरुष होता था और इसीलिए उसको कहा जाता था स्थपति। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। गुप्त काल में धार्मिक कार्यों की देखरेख करने वाले अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर समझना है कि जो धार्मिक कार्यों की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि कर लेने वाले अधिकारी को साल्किक और ग्राम के मुखिया को महत्तर कहा जाता था। तो थोड़ा यहाँ पर मैं समझा देता हूं। देखिए, जो भूमि कर लेने वाला जो अधिकारी होता था उसको गुप्त काल में साल्किक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साल्किक। और जो ग्राम का जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था महत्तर। महत्तर ग्राम का मुखिया होता था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। गुप्त काल में ग्राम का प्रशासन पंचमंडली नामक संस्था संभालती थी, जिसमें महत्तर, अष्टकुलाधिकारी, ग्रामिक और कुटुंबिन सदस्य होते थे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, ग्राम का जो प्रशासन होता था वो गुप्त काल में एक पंचमंडली नामक एक संस्था होती थी, वो संभालती थी पूरे ग्राम का प्रशासन। और पंचमंडली सभा में क्या होता था कि कुछ सदस्य होते थे, जिसमें सबसे पहला जो होता था वो होता था महत्तर, जो कि गांव का मुखिया भी होता था। इसके बाद होता था अष्टकुलाधिकारी, ये भी होता था। इसके बाद होता था ग्रामिक और कुटुंबिन। तो ये सदस्य होते थे किसके? पंचमंडली के सदस्य होते थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी कभी इतिहासकारों का जो लेख है वो पढ़ा है, उसमें वो क्या लिख देते हैं कि गुप्त काल में ग्राम का प्रशासन ग्रामिक या महत्तर के हाथों में था। देखिए, ग्रामिक सदस्य होता था पंचमंडली का, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, और पंचमंडली के अंदर ये सभी सदस्य आते हैं, महत्तर, अष्टकुलाधिकारी, ग्रामिक और कुटुंबिन। तो कभी कभी यहाँ पर इतिहासकार लिख देते हैं ग्रामिक और महत्तर दोनों का नाम लिख देते हैं, लेकिन मैंने केवल महत्तर का नाम लिखा हुआ है क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार इसी को समर्थन करते हैं। गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर होता था, जिससे गुप्तकालीन अभिलेखों में उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। देखिए, जो आय का जो प्रमुख स्रोत होता था वो भूमि कर होता था, यानी कि जो भूमि पर कर लगाया जाता था वही होता था। और गुप्त काल के जो अभिलेख मिले हैं उनमें उसे क्या कहा गया है, उद्रंग कहा गया है और भाग कर भी कहा गया है। तो आपको ये याद रखना है। गुप्त काल का जो प्रमुख व्यवसाय माना जाता है वो माना जाता है कपड़ा बुनना। कपड़ा बुनना गुप्त काल का प्रमुख व्यवसाय था। गुप्त काल में निर्यात की वस्तुएं मोती, रत्न, नारियल, हाथीदांत होती थीं और आयात की वस्तुएं स्वर्ण, चांदी, तांबा, टिन, सीसा, रेशम, खजूर और अश्व थीं। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, निर्यात का मतलब है यहां पे कि हमारे देश से जो चीजें बाहर के देशों में जाती थी वो मोती, रत्न, नारियल और हाथी दांत होती थी, और बाहर के देशों से हमारे देश में जो चीजें आती थी वो उनमें से स्वर्ण यानी कि सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा, रेशम, खजूर और अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, क्योंकि अच्छी नस्ल के घोड़े ज्यादातर उस समय काबुल में मिलते थे। काबुल यानी कि आधुनिक अफगानिस्तान बहुत प्रसिद्ध है, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो काबुल घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो ये चीजें बाहर से आती थी हमारे देशों में, यानी कि गुप्त काल में। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं गुप्त काल के प्रमुख विद्वानों के बारे में। इनमें से सबसे पहला जो नाम आता है बुद्ध घोष, बुद्धदत्त, वसुबंधु, आर्यदेव, असंग, कालिदास, विशाखदत्त, भारबी, शूद्रक, सुबंध, विष्णु शर्मा, अमर सिंह, आर्यभट्ट, बराहमिहिर आदि। यानी कि और भी थे, लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण थे उनके नाम मैंने यहां लिखे हुए हैं। जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इनको याद रखना है, क्योंकि इनके बारे में अब तक जो एग्जाम हुए हैं प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पे इनको आपको याद रखना है। ये गुप्त काल के प्रमुख विद्वान थे, तो इनको यहाँ पे याद रखना है। अब पढ़ते हैं गुप्त वंश के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, माल विकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, क्रातार्जुनियम, मृच्छकटिका, वासवदत्ता, आर्यभट्टियम, पंच सिद्धांतिका। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। माल विकाग्नि मित्रम, इसमें मालवा की राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र सुंग के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कहानी वर्णित है, किसमें, माल विकाग्नि मित्रम ग्रंथ में। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम में ध्रुव देवी की कहानी है। ध्रुव देवी यानी कि रामगुप्त, रामगुप्त के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो कि समुद्रगुप्त के पुत्र थे और गुप्त वंश के सबसे कायर राजा थे। तो इन्होंने क्या किया था कि रामगुप्त ने अपनी रानी को किसको दे दिया था, एक शक राजा को दे दिया था। इसी पे क्या हुआ था कि उनके छोटे भाई थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने शक राजा की हत्या कर दी थी और बाद में रामगुप्त की भी हत्या कर दी थी और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। तो ये देवी चंद्रगुप्तम, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसमें ये कहानी मिलती है। मुद्रा राक्षस, इसमें मौर्य वंश का इतिहास ऐसा बताते हैं इतिहासकार, इसमें मिलता है, लेकिन मौर्य वंश का इतिहास इसमें नहीं है, क्योंकि इस ग्रंथ को मैंने स्वयं पढ़ा है। इसमें वैसे तो आप इस ग्रंथ को किसी भी राजा पर फिट कर सकते हो, क्योंकि न तो इसमें किसी भी मौर्य राजा का नाम लिखा हुआ है, न मौर्य प्रशासन की जानकारी दी गई है। इसको आप चाहो तो किसी भी राजा से फिट कर सकते हो। इसमें ऐसा बताया गया है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसका प्रशासन कैसा होना चाहिए और उसमें जो जनता के लिए जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। तो इस तरह की इसमें जानकारी दी गई है मुद्रा राक्षस में, तो ये आपको याद रखना है।
आर्यभट्टियम के बारे में देखो सबको पता है कि ये आर्यभट्ट की एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। तो आर्यभट्टियम के बारे में सबको जानकारी है। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो अगर हो सके तो इन सभी को याद रखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर इनमें जो कालिदास की रचनाएं हैं जैसे कि कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, तो ये किसकी हैं? ये कालिदास की ये रचनाएं हैं। अब पढ़ते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य कला के बारे में। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहता हूं। आज भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो सभी गुप्त काल के ही बने हुए हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ, सारनाथ का धमेक स्तूप, नालंदा का बिहार, मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफा की जो कलाकृतियां, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, ऐरण अभिलेख, बोधगया महाविहार, अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं गुप्त काल की अमूल्य धरोहर हैं। तो जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। वैसे हैं तो सभी महत्वपूर्ण। देखिए दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहां पर एक लौह स्तंभ है, वो भी गुप्त काल का ही है। सारनाथ में एक धमेक स्तूप, वो भी गुप्त काल का ही है। तो ये आपको यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। ऐरण अभिलेख जो कि भानुगुप्त का था, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। अजंता एलोरा की गुफाएं सबको पता है, बाघ की गुफाएं सबको पता है। तो ये गुप्त काल से ही संबंधित हैं। तो इसीलिए जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि अब तक इनके ही बारे में सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए इनको याद रखना जरूरी है। गुप्त काल में मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र थे। कौन कौन से थे? मथुरा उत्तर प्रदेश में है, पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना है जो कि बिहार में है, सारनाथ भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ पर ये 3 केंद्र मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र थे गुप्त काल में। तो इनको भी यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको याद रखना है, क्योंकि इनके बारे में अब तक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। और अगर वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं, और इसकी पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।